ब्राह्मण कोई जन्म से पैदा नहीं होता। आप साहित्यों को देखेंगे और उसमें कहा गया मुख से, मतलब मानसिक शक्तियों से ब्राह्मण पैदा होता है। जो कंठस्थ करेगा, चरितार्थ करेगा, सत्यार्थ करेगा, वो ब्राह्मण है। जो अथो जिस कहते हैं ना, इसके लिए ब्राह्मण बनने के लिए उसको श्रमण बनना पड़ता है। अथो गुरुमक्कड़ी जिज्ञासी, उसके लिए श्रवण करेगा, भ्रमण करेगा तो ब्राह्मण होगा। जो इन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद लोकहित और मानवता की बात करेगा वो ब्राह्मण है। और ऐसा ब्राह्मण जो लोकहित और मानव हित की बात करता है, उसकी हत्या या उसका विरोध करना भी पाप होता है। परंतु आज ब्राह्मण कोई है ही नहीं, न के बराबर है। पंडित भी नहीं है, सिर्फ राजनीतिक पुजारी है, जो राजनीति का और धर्म का निजीकरण किए हुए हैं, जाति के नाम पर या कुल के नाम पर। तो इसे एक जाति के नाम पर या ब्राह्मण के नाम पर एक दूसरा माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। मेरी नज़र में आज कोई ब्राह्मण नहीं, बहुत कम ब्राह्मण बचे हैं, पंडित न के बराबर बचे हैं, राजनीतिक पुजारी बचे हैं, जिन्हें पूजा, अर्थात पूजा का मतलब है पूरी जानकारी, किसी विषय की पूरी जानकारी नहीं। जो आज जाति और धर्म की बात कर रहा है, वर्ग विभाजन की बात कर रहा है, नफरत की बात कर रहा है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जातिवाद सिर्फ अपर कास्ट को मोबिलाइज करने के लिए, वो भी चुनाव के समय पे। अब ये नारे लगाए गए तो दिल्ली में नगर निगम के चुनाव थे, गुजरात का चुनाव था, उत्तर प्रदेश का चुनाव था, और जस्ट ही इस विफलता से बचने के लिए सीमा पे तनाव हो गया। और सीमा पे तनाव होते ही चीन के साथ में जो टर्नओवर था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो के नाम कई गुना बढ़ गया। तो इसे आप क्या समझेंगे? तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। देश के जो आम जनता है, जो 90-95% लोग हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को हड़पने के लिए है। देश के साधनों संसाधनों को, मानवीय संसाधनों को हड़प कर मानवीय संसाधनों को गुलाम बनाने की एक साजिश है। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसे वर्ल्ड ऑर्डर कह देते हैं, उन पर है। सर, हमारे देश में नारे दिए गए थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन जेएनयू में नारे लिखे गए हैं दीवारों पे कि ब्राह्मणों बनियाओ भारत छोड़ो। ये नारे से आप क्या समझते हैं? आप पूरे देश का, जब से ये एक माहौल बना है, सरकारें आई हैं, पूंजीवादी सरकारें जो आई हैं, जिन्होंने अपने पूंजीवादी सिस्टम का या देश के साधनों संसाधनों और मानवीय संसाधनों को हड़पने का जो एक षड्यंत्र रचा है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इसे ये भी कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी ताकतों ने पूंजीवाद को एक आधार बनाकर और पाखंडवाद को धार देके हुए हमारे देश के साधनों और संसाधनों को हड़पने के लिए और मानवीय संसाधनों को गुलाम बनाने के लिए, और शिक्षा के मंदिरों पर, शिक्षालयों पर, जहाँ से जिस कहते हैं शिक्षा मिलती है, शिक्षा के दम पर ही आत्मबोध का अधिकार पैदा होता है, और जिसे अमृतपान कहते हैं, इनको एक बदनाम करने की कोशिश देश में लागू है, जारी है। जब जब एक चीज देखने की बात होती है, जब जब देश में कहीं चुनाव होता है, तो तब जेएनयू के माध्यम से या जेएनयू में ऐसे जातिगत मामले, जाति को आधार बनाकर नारे या स्लोगन लिखे जाते हैं, या सीमा पर तनाव होता है। तो और उसी पीरियड में इसका ये है नैरेटिव, ये बनाया जाता है पूरे देश में कि सीमा पर तनाव करके चुनाव के समय पे वहां राष्ट्रवाद का एक जो एजेंडा चालू किया जाता है। और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटियों में, जहां पर देश के गरीबों के, पिछड़ों के, SC ST जो वर्ग के जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, और वहाँ छोटी छोटी बातों पर भी मतलब देश में एक माहौल बनाते हैं, उन कैंपसों को बंद करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए, और एक जातिगत एजेंडा अपर कास्ट को अपने साथ जोड़ने का, ये एक नफरत का एजेंडा है। इस एजेंडे पर कार्य करने की ये प्रयास किया जाता है, और उसी प्रयास में पूरे जितने भी देश के कॉलेज कैंपस हैं, उनको लगभग पहले कोरोना के नाम पर बंद किया गया। आज नई शिक्षा नीति के नाम पर जो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर जो कॉलेज जो अलॉट किए जा रहे हैं, उसके नाम पर अभी शिक्षण सत्र ही शुरू नहीं हुआ है, और निजीकरण का डंडा पूरे देश में चलाया जा रहा है। निजीकरण के नाम पर देश के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके भी अधिकारों को हड़पा जा रहा है, और जो संवैधानिक रूप से, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग रहा या अनुसूचित जाति वर्ग रहा है,
उनके भी संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व जो अधिकार हैं उनको हड़पने का एक साथ त्रिसूत्रीय कार्यक्रम किया जाता है। देश की राजधानी है दिल्ली और यहाँ पर जेएनयू है और जेएनयू का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। जेएनयू का जो बौद्धिक स्तर है वो इतना ऊंचा है कि पूंजीवादी जो व्यवस्थाएं हैं, जो साम्राज्यवादी व्यवस्थाएं हैं, वो एकदम से जेएनयू जैसी कॉलेज कैंपस से, यूनिवर्सिटियों से घबराती हैं। वहाँ की जो चिंतन प्रक्रिया है वो साम्राज्यवादियों के विरुद्ध है, वो आम आदमी के लिए है, जिनको जो मानवीय व्यवस्था के लिए है, मानवीय सुधारों के लिए है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं जिन्हें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से बहिष्कृत किया गया है देश की मुख्य धारा से, जिनके लिए संविधान में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है, उन अधिकारों को दोबारा से छीनने का एक साजिश है। और उस साजिश को जो बल मिलता है, जो देश की राजधानी में जेएनयू है, वो वहाँ से मिलता है। नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा है वर्ग में विभाजन करने के लिए। पहले नफरत का एजेंडा था, थोड़ा स्लो था, परंतु आज पूंजीवादियों ने देश की मुख्य धारा से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें वंचित करने के लिए ये नफरत का तूफान चला रखा है। राजनीतिक सत्ता और संसाधनों को हड़पने की ये आपराधिक साजिश है, संवैधानिक विरुद्ध है। और जो ऐसे लोग हैं उनको संरक्षण देश का मीडिया भी देता है। देश के साधनों और संसाधनों पर के जो रक्षक हैं, देश के संवैधानिक अधिकारों के जो रक्षक हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, वो भी मौन रूप से आपराधिक चुप्पी साधे बैठे हैं या उन कार्यों को नहीं करते जो उन्हें संज्ञान लेकर कार्य करने चाहिए। ये भी उनका आपराधिक कृत्य है। ये पूरे देश में, पूरे विश्व में ये है कि समर्थ को नहीं दोष घुसाए। एक शोषक वर्ग और एक शासक वर्ग रहा है। तो शोषक वर्ग किसी भी जाति और धर्म को नहीं मानता, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए वो मिथ घड़ता है और देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के आधार पर देश को बांटता है, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, ऊंच नीच, छूत अछूत के नाम पर या कमर्शियल उस चीज़ों के आधार पर बांटता है। इस बंटवारे में हमेशा गरीब, जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं। तो ये एक इस पे होना ये चाहिए, बहस मीडिया से ये होनी चाहिए कि भाई जो अपराध हुआ, हत्याएं हुई, चाहे वो गरीब थे, और उन्हें कोर्ट से छोड़ा कैसे गया, कमी किसकी रही? शासनिक प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो शासनिक पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, जांचकर्ता हैं, उनकी कमी है, उनको दंडित करना चाहिए। अगर अपराधी नहीं मिला, हत्याएं हुई हैं, ये सत्य है, साक्ष्य और प्रमाण नहीं मिले तो उसका दोषी कौन है? तो ऐसे क्षेत्र के जो शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें दंडित करना चाहिए। तब ये होगा तो देश से अपराध और ये जो आपराधिक प्रवृत्ति है ये खत्म हो जाएगी। सर, जो वेस्ट उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिमों के घर होते हैं, वहाँ दलित गांव छोड़ देते हैं, उन पे घरों पे नारे लिखे जाते हैं कि पलायन कर जाएंगे हम। ब्राह्मणों का कहीं जिक्र नहीं होता कि ब्राह्मण घर छोड़ गए, अपने खेत खलिहान छोड़ गए। शासक और शोषक दो वर्ग हैं। जिसने साहित्य लिखा और साहित्य लिखकर अपने लिए विशेषाधिकार अर्जित किए, तो यहाँ पहले हमारे साहित्यों में वर्ग रहा ब्राह्मण। मीडिया को जातिगत मुद्दों से दूर रहना चाहिए, संवैधानिक अधिकारों पर बात करनी चाहिए, और जो नफरत का एजेंडा पूंजीवादी शक्तियों का है, साम्राज्यवादी शक्तियों का, जो पाखंडवादी शक्तियां हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर अपने विशेषाधिकारों को निजी बनाए रखना चाहते हैं, कुलीन तंत्र समाज पर और देश पर थोपना चाहते हैं, इस नफरत के एजेंडे को, नफरत के तूफान को हमें उजागर करना चाहिए और संवैधानिक हितों के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनसे न्याय की संवैधानिक संज्ञान लेकर संविधान द्रोहियों पर, और जो संविधान द्रोह है वही देशद्रोह है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए। और नहीं तो हम ब्राह्मण में या वैश्यों में उन चीज़ों में हो जाएंगे तो मानव हित और संवैधानिक हित और देश का हित असुरक्षित हो जाएंगे, देश की एकता और अखंडता खंडित हो जाएगी। इन्हीं हितों से इस नफरत के एजेंडे को खत्म करने के लिए ही संविधान में, संविधान सभा द्वारा और बाबा साहब संविधान निर्माता, विश्व ज्ञान ज्योति के जो प्रतीक जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि देश बार बार गुलाम ना हो, इसलिए जाति, धर्म, लिंग, भेद, भाषा के आधार पर सार्वजनिक चर्चाओं को निषिद्ध किया गया था। संविधान चुनाव के समय पर संविधान के आधार पर
चर्चा होनी चाहिए, संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा होनी चाहिए, मानव अधिकारों पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर चर्चा हम करेंगे तो देश का विकास होगा।